इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसमें हमको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। हमारी हेडिंग होगी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला है धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन। मतलब वायु की उपस्थिति में धातुओं को अगर जलाया जाए तो क्या होगा। तो धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाने से संगत धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है। किसी भी धातु को अगर वायु की उपस्थिति में धातु का दहन किया जाए, उसको जलाया जाए, तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वही ऑक्सीजन धातु के साथ अभिक्रिया करके, योगात्मक अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेता है। जब हम दहन कराते हैं तो धातु प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल हम बहुत कई बार से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसका श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 2Mg मैग्नीशियम, Mg का मतलब संकेत है मैग्नीशियम का, प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से देख के ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब हुआ कॉपर पर जो आवेश है वो +2, ठीक है। जैसे अगर रिएक्शन लिखें तो 2Cu + O2 इक्वल टू 2CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कलर क्या होता है, तो ब्लैक। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉपर का सेकेंड ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर पर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पर भी -2, इसलिए हम क्या लिखे हैं, CuO, ठीक है। एल्युमिनियम भी इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है कि एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो सबसे पहला काम है ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराना हो तो हमको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है। तो मान लीजिए Al है और एल्युमिनियम में कितने चार्ज होते हैं, तो +3, और ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2। तो हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसके नीचे 3 लिख दो, इसके नीचे 2 लिख लो और क्रॉस कर लो ऐसे करके। ये सीख चुके हो 9th में। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा तो क्या बोला, Al2O3। तो पहले हम जब रिएक्शन लिखें ना तो सबसे पहले क्या लिख लो, Al + O2 इक्वल टू Al2O3। उसके बाद बैलेंस कर लो समीकरण को। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4Al, यहाँ 2 से कर दो तो ये भी 4Al, अद्वितीय 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 से गुणा कर दो तो हमको ये बैलेंस समीकरण मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भूल जाता है, तो इसको एकदम बैलेंस समीकरण ही या तो समझ लीजिए या तो डायरेक्ट रट लीजिए कि 4Al + 3O2 एल्युमिनियम प्लस ऑक्साइड मिलकर Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, जानते हैं। इसके पहले वाले क्रियाकलाप में हम बताए थे कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय क्यों होते हैं। इसलिए कि हम धातुओं का जब दहन कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर वो ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो हमको क्षार प्राप्त होता है, और धातुओं के ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्षार प्राप्त होता है। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुण भी दिखाते हैं और क्षारीय गुण भी दिखाते हैं। यहाँ डेफिनेशन होगा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्षारकीय गुण दिखाएगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय गुण दिखाएगा। और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी के बेस पर ये डेफिनेशन है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है उभयधर्मी ऑक्साइड की।
अगर पूछेगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बाकी रिएक्शन भी देख लेंगे। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड 6HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रिएक्शन होगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O वाटर। ये क्षारकीय गुण दिखाएगा तो ये क्षार हो गया, ये क्षारक और ये अम्ल, क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल। क्लियर। एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH क्षारक, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट H2O। तो क्या पता चला, अगर ये क्षारक है ये अम्ल की तरफ व्यवहार करेगा, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। याद कर लीजिएगा क्या होता है जब एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और याद इसको रट लीजिएगा बिल्कुल रिएक्शन को। Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O। क्लियर। इसी तरह जिंक ऑक्साइड है ZnO, जिंक ऑक्साइड + 2HCl ZnCl2 + H2O। HCl क्या है, अम्ल। तो ZnO का बिहेव क्या होगा, क्षार की तरह। तो क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल। ठीक है, फिर ZnO + 2NaOH, ZnO + 2NaOH, ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड, NaOH का मतलब क्षारक, क्या बना Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, उसके पहले भी इसका नाम सुने थे, प्लस H2O बनेगा। तो जिंक ऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट और जल बनेगा। और वहाँ पे पढ़े थे कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और ये क्षारक की तरह। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। तो यहाँ अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। दोनों का गुण दिखाता हो, अम्ल का गुण और क्षारक का गुण, दोनों का गुण जब दिखाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर। अगला है जल में घुलना। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। मैक्सिमम धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड हैं जो जल में घुलेंगे और क्षारक बनेगा। उसमें से उदाहरण लिख दें हम, Na2O सोडियम ऑक्साइड तथा K2O पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O + H2O क्या बना, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम आपको याद होना, हम लिख नहीं रहे। H2O का मतलब जल, Na2O का मतलब सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, H2O का मतलब जल, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो कुछ धातु हैं, अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं। उनमें से दो ऑक्साइड हम यहाँ पे ले रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है या पोटेशियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बन जाए क्या होता है जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके पहले पढ़ चुके हैं इसको भी। तो एकदम छोटी छोटी चीज़ें अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो रिएक्शन हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है या सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं, तो आपका क्या हुआ, Na2O + H2O = 2NaOH, क्षार बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ दे क्या होता है जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सब बनेगा NaOH + H2 गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा समीकरण हमारा। ठीक है, 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। ये देखो सोडियम रिएक्शन कर रहा है तो दो प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन वही सोडियम का ऑक्साइड जल में घुल रहा है तो क्या बनना है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। क्लियर।
धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, मतलब किस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, मतलब उनका क्रम क्या होता है, कैसे पता करें कुछ थोड़ा सा। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब होता है अलग अलग धातुओं की अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और जनरल हम खुले में रख लें तो आग पकड़ लेता है। इसलिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता भी है क्वेश्चन। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें का मतलब पोटेशियम, सोडियम और एक और धातु है लिथियम, यहाँ नहीं लिखे हैं, इसको भी ऐड कर लीजिएगा माइंड में अपने। पोटेशियम, सोडियम, मतलब इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल, मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि सोडियम, पोटेशियम को और लिथियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है या तेल में क्यों रखा जाता है? तो सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ये आंसर है आपका, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। तो अगली धातु के बारे में थोड़ा सा। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। सामान्य ताप पर गर्म भी ना करो, फिर अगर इन धातुओं को हम रख दें तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं धीरे धीरे, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ही धातु का ऑक्साइड बनाती हैं और ये इस ऑक्साइड की परत उसी धातु के ऊपर चढ़ जाती है। एक बार जब परत बन जाती है फिर उसके बाद से पुनः उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका मतलब जो धातु होती है वो सुरक्षित हो जाती है। क्लियर। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है। गर्म करेंगे तो लोहा जलता है, देखा हो कभी? नहीं जलता है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, लोहे का बुरादा हो और बर्नर मतलब गैस चल रहा हो तो उसमें डालेंगे तो वह तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है। कापर की बात है, अभी इसका रिएक्शन भी लिखे हैं। कापर का दहन तो नहीं होता है। कापर को अगर हम गर्म करेंगे तो कापर जलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, गर्म करने पर धातु पर कापर सेकेंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कापर को अगर हम गर्म करेंगे तो कापर ऑक्साइड की परत उस पर चढ़ जाएगा, कापर के ऊपर, लेकिन उसका दहन नहीं होता है। ठीक है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना और चांदी चाहे कितना हो टेम्परेचर आप बढ़ा दें वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो अब दिमाग में एक बात ये आ रही होगी, सिल्वर गोल्ड के बारे में तो कुछ नहीं है, वैसे ही जनरल में सोने का आभूषण है, आदमी पहन के घूमता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है जल्दी। लेकिन चांदी क्या होता है, चांदी काली हो जाती है। तब दिमाग में ये बात हो रही है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से जब सिल्वर अभिक्रिया नहीं करता है तो फिर कलर क्यों बदल जाता है सिल्वर का? तो वायुमंडल में सल्फ़र भी होता है और सल्फ़र क्या करता है ना, सिल्वर से अभिक्रिया करके सिल्वर का सल्फाइड बनाता है जिसका कलर ब्लैक होता है। इसकी वजह से कुछ दिनों के बाद चांदी के आभूषण क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो एक बार दो बार इसी को आगे पीछे वीडियो करके सुन लेंगे एक ही बात को, दो बार तीन बार तो याद हो जाएगा। ठीक है। एक और हेडिंग आपको हम बता दें लास्ट में, एनोडीकरण। क्या आप जानते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है उसी में है। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम को संक्षारण अथवा नष्ट होने से बचाती है। एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम को संक्षारण अथवा नष्ट होने से बचाती है। सीधा मतलब हो गया एनोडीकरण का मतलब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना। क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। आप लोग देखे होंगे मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मार्केट में जैसे दरवाज़ा हुआ, खिड़की हुआ, ये सारी चीज़ें एल्युमिनियम की बनी बनाई दिख रही हैं, हल्की भी हैं और ज़्यादा दिन मतलब टिकाऊ भी है, सुरक्षित भी हैं। होता कुछ नहीं है, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। अब परत बनने के बाद अब उसका एल्युमिनियम जो हो गया सुरक्षित हो गया अंदर की धातु। अब उसके बाद एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं, कलर उसका चेंज करके उसको पेंट करके हम ज़्यादा दिन तक बहुत सी चीज़ें जो चाहें हम बना सकते हैं। कैसे एनोडीकरण होता है? तो एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जब हम H2SO4 का विद्युत अपघटन कराते हैं
तो हम जानते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, आपको पता है पहले से। तो एनोड जब धनात्मक हो गया तो जब हम H2SO4 का विद्युत अपघटन कराते हैं तो 2 गैस हमको प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रोड पर हमको ऑक्सीजन मिलता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो एनोड हमारा धनात्मक है और ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का नेचर धनात्मक होता है और कैथोड हमारा ऋणात्मक है। तो सीधा सीधा एक लाइन है, आप याद कर लीजिएगा कि H2SO4 का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वही एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वही ऑक्सीजन एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत जमा देती है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद उस एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत को हम पेंट करके जिस कलर में चाहें उस कलर में पेंट करके हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर दीजिएगा। किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम व सूत्र लिखिए, इनकी अम्ल तथा क्षारकों के साथ अभिक्रियाएं भी लिखिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कारण बताइए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तीसरा है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको देना है और पूरा वीडियो को ध्यान से देख करके नेटवर्क में जा कर के वीडियो को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद फिर अपने रूम में आकर के एकांत में बैठ के ध्यान से एक बार 2 बार सुनें और सुन के पढ़ाई करें। तैयारी अच्छी हो जाएगी और पूरी उम्मीद है समझ में आ जाएगा। थैंक यू।